जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपी ट्रेनिंग सेंटर में। तो मेरे भाई आज पढ़ाने वाला हूं आपको पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में पढ़ाने वाला हूं? पीएच स्केल के बारे में। और यदि आप क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। और इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपका प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो डाला हुआ है। ओके, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं पीएच स्केल क्या होता है। ओके, आज हम पीएच स्केल पर विस्तार से जो है चर्चा करने वाले हैं। चलिए पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे ही पीएच स्केल कहा जाता है। मतलब ये है मेरे भाई कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितना है। सांद्रता यहाँ कहने का मतलब मात्रा कितना है, मात्रा कितना है। तो कहा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितना है, इसे ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे ही क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। मतलब सॉल्यूशन आप समझ रहे हैं, क्लास 9th में सब पढ़ ले होइएगा कि विलयन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है सॉल्यूशन यानी विलयन कहलाता है। ठीक है, विलेय और विलायक मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो यहाँ पर देखिए विलयन वही कहा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ज्ञात करने के लिए एक स्केल को विकसित किया गया जिसे ही क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। और हाँ मेरे भाई, और इसमें जो है यहाँ पर ये लिखा गया है, इससे किसी विलयन में उपस्थित अम्लीयता एवं क्षारीयता को भी मापा जाता है। मतलब पीएच स्केल से हम कौन सी पदार्थ अम्ल है और कौन सी पदार्थ क्षारक है ये भी हम माप सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया इससे किसी विलयन में उपस्थित अम्लीयता एवं क्षारीयता को भी मापा जाता है। यानी अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम को भी आप इस पीएच स्केल से माप सकते हैं कि ये जो विलयन है, अगर मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, कोई बर्तन है, उसमें रखे गए वस्तु अम्ल है या क्षार, आप किससे पता कर सकते हैं? पीएच स्केल से पता कर सकते हैं। और इसमें मेरे भाई पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है। और इसमें लिखा गया मेरे भाई कि पीएच में पी पोटेंज को सूचित करता है और पोटेंज का ही अर्थ होता है शक्ति। पोटेंज का अर्थ क्या होता है? शक्ति। इसमें कहा पीएच में पी पोटेंज को सूचित करता है जिसका अर्थ होता है शक्ति। देखिए हम आगे बताते हैं कि जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। यानी पी पोटेंज को सूचित करता है, पी क्या करता है? पोटेंज को सूचित करता है जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। यानी पोटेंज का अर्थ क्या होता है? याद रखें कि पोटेंज का जो अर्थ होता है वह पावर होता है, शक्ति होता है। क्या होता है? पावर होता है, शक्ति होता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, पावर होता है, शक्ति होता है, याद रखें। पोटेंज का मतलब होता है। फिर इसमें बताया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया पीएच में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहती है। बात सही है कि पीएच स्केल में कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित रहती है, जो कि आपके सामने है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। यह एक पीएच स्केल है। ये क्या है? ये एक पीएच स्केल लिया गया है। ठीक है, पीएच स्केल है जिसमें एक तरफ एसिडिक है, मतलब ये 7 है 7 आपको दिखाई दे रहा है। 7 नंबर पर होगा, यहाँ पर न्यूट्रल नाम लिया, मतलब उदासीन। क्या होगा? उदासीन। तो उदासीन जो विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और जैसे ही 7 से आप लेफ्ट हैंड में जाइएगा, ये लेफ्ट हैंड में, तो ये अम्लीय हो जाता है। एसिडिक कहने का मतलब है अम्लीय। क्या कहने का मतलब है? अम्लीय। एसिडिक कहने का मतलब है मेरे भाई अम्लीय। तो ये हो गया अम्लीय। और अल्केलाइन कहने का मतलब है क्षारीय। अल्केलाइन कहने का क्या मतलब है? क्षारीय। आप इस बात को समझो कि अल्केलाइन कहने का क्या मतलब होता
होता है? क्षारीय होता है। ओके, अल्केलाइन कहने का क्या मतलब होता है? क्षारीय होता है। तो आपसे पूछे कि बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहना मेरे भाई 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। ओके, 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। अगर आपसे कोई पूछे कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो आप कहना मेरे भाई 7 से अधिक जो है क्षार का पीएच मान होता है, यानी क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, जो कि इधर आपको दिखाया गया है। ओके, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा। इसको आप जरूर से ज़रूर यहाँ पर याद रखें। और हाँ मेरे भाई, यहाँ पर याद रखें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है मेरे दोस्त, इसको आप ज़रूर याद रखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वह 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है। इसको आप ज़रूर से ज़रूर जो है याद रखें। अदरवाइज हम नीचे बहुत सारे चीज़ लिखे हैं, आप उसको याद रख सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं और आगे जो है आप इसके बारे में जानिए। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखा गया है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए, ये बढ़ती हुई अम्लीयता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। मतलब ये 7 है तो उदासीन है। 7 है तो क्या है? ये 7 है मेरे दोस्त, तो उदासीन है। अगर ये 7 है तो क्या है? उदासीन है। यदि आपको ये 7 दिखाई दे रहा है बीच में, तो ये 7 है तो उदासीन है। ये क्या है? उदासीन है। 7 है तो उदासीन है। जैसे ही 7 से आप इस साइड जाएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा। मतलब 7 से आप इस साइड जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति इधर बढ़ता है, और 7 से आप इस साइड जाओगे मेरे दोस्त तो यहाँ पर क्षारीय प्रकृति बढ़ता है। इधर जाएंगे तो क्या होगा? क्षारीय प्रकृति बढ़ेगा। याद रहे, मतलब OH आयन, OH माइनस आयन की सांद्रता इधर जाने पर बढ़ता। OH लगा दिया, मतलब ये OH कहने का मतलब हो गया क्षारीयता माध्यम में चला गया, तो इधर जाएगा तो क्षारीयता माध्यम घटेगा। और इधर आएंगे तो अम्लीयता माध्यम घटेगा, मतलब H+ आयन की मात्रा इधर जाने पर बढ़ता है, तो H+ आयन की मात्रा इधर यहाँ पर जो है बढ़ती है। मतलब इधर जाने पर H+ आयन की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। किधर? 7 से इस साइड आने पर। तो यहाँ पर लिखा गया H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि। मतलब ये तीर किधर है? कहोगे मेरे दोस्त इधर है, 7 से इस साइड है। मतलब आप इधर जाओगे, जैसे यहाँ पर जाओगे 6, 7, 8, 6 है, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, एक बाद 2, एक बाद 1, एक बाद 0। तो मेरे भाई यहाँ पर सबसे ऐसे जो है जाता है तो अम्लीयता माध्यम बढ़ती है। और मेरे भाई 7 से आप उस साइड जाते हो तो क्या होता है? अम्लीयता माध्यम, क्षारीयता माध्यम बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि बताइए 0 ज़्यादा अम्लीय होगा या 5 ज़्यादा अम्लीय होगा? तो कहना 0 ज़्यादा अम्लीयता होता है, क्योंकि देखिए जैसे ही इधर इधर बढ़िएगा तो अम्लीयता माध्यम बढ़ती है। तो 0 ज़्यादा अम्लीय है कि ज़्यादा 5 अम्लीय है? तो कहना मेरे दोस्त 0 ज़्यादा अम्लीय है। क्यों ज़्यादा अम्लीय है 0? क्योंकि आपको पता है कि 7 से जैसे ही इस साइड जाएगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा तो लास्ट में तो 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? 0 वाला जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। उससे कम होता है 1, उससे कम 2, उससे कम 3, 4, 5, 6 और 7 तो उदासीन होता है। और 7 के इस साइड जाते हैं तब क्षारीय हो जाता है, क्षारीयता प्रकृति हो जाता है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और इधर जाएंगे तो H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो घटेगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर OH माइनस की सांद्रता क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब बढ़ती हुई क्षारक की प्रकृति इधर जाए, क्षारक इधर बढ़ेगा, अम्ल इधर घटेगा। और यहाँ पर अम्ल इधर बढ़ेगा, क्षारीय H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, मतलब अम्लीयता माध्यम इधर बढ़ेगा और उधर घटेगा। मतलब उधर बढ़ेगा कथी? उधर क्षार बढ़ेगा और इधर अम्ल बढ़ेगा। इसमें आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं यहाँ पर आगे। और अगले क्या है यहाँ पर देखिए,
कहा उदासीन विलयन के पीएच मान 7 होती है। अभी बताए हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अम्ल की पीएच मान 7 से कम होता है। हमने अभी बताया अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ओके, अब देखिए क्षारक की पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। किसकी पीएच मान, कहेंगे जो क्षार का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसको आप याद रखें, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे समझे, थोड़ा ध्यान दें। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों का पीएच मान है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ का पीएच मान। तो देखिए जठर रस, सबसे पहले आता है जठर रस। जठर रस कहाँ पाया जाता है, तो जठर रस अमाशय में पाया जाता है। जठर, जैसे ये जठर ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसे हम जठर रस कहते हैं। जठर ग्रंथि, जठर रस कहाँ से निकलती है, तो आप कह सकते हैं ये जठर ग्रंथि से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जठर ग्रंथि से एक रस निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से एक रस निकलती है जिसे हम जठर रस के नाम से जानते हैं। और जठर रस का पीएच मान 1.2 होती है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त, आप कहेंगे 1.2 होता है। फिर कहा नींबू रस, तो नींबू रस का पीएच मान कितना होता है, तो आप याद रखें 2.2 होता है। देखिए याद करने की तरीका, सबसे पहले जठर रस, जैसे हम अच्छे से सजा दिए इसमें कि जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद नींबू रस, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में क्या बोलते हैं, मतलब 2-3 नींबू जो है ले लिया, हो सके तो 2 नींबू ले लेना। तो 2 मतलब 2 नींबू कहने का मतलब, तो नींबू रस का पीएच मान कितना हो जाता है, 2.2 हो जाता है। आप इस कदर से आप याद रख सकते हैं, यानी नींबू रस का जो पीएच मान है वह 2.2 होता है। अगली बात, सिरका का पीएच मान, तो सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होती है। कब कितने के बीच, तो याद रखें मेरे दोस्त कि सिरका का जो पीएच मान है वह 2.4 से 3.4 के बीच होती है। उसके बाद अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। जब वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इसलिए अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है, इसको आप याद रखें। उसके बाद दूध या लार, तो दूध या लार का जो पीएच मान होता है यह 6.4 से 6.6 के बीच होती है। तो दूध या लार का पीएच मान कितना होता है, 6.4 से 6.6 के बीच होती है। याद रखिए, मतलब थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ याद नहीं होता है, तो ये सब थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो दूध या लार का पीएच मान कितना होता है, आप कहेंगे 6.4 से 6.6 के बीच होती है। ओके, चलिए अब हम जानते हैं यहाँ पर आगे, और आगे क्या है उसके बाद और भी देखिए महत्वपूर्ण है जो हम लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन विलयन के पीएच मान के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान उदासीन विलयन के पीएच मान के बराबर होता है। इसलिए याद रखें शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ऊपर भी बताए। उसके बाद मानव मूत्र, मतलब मानव पेशाब का जो है पीएच मान 7.3 होता है। मानव पेशाब का पीएच मान कितना होता है, 7.3, यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। उसके बाद रक्त, जो हमारे रक्त बोले तो रुधिर, रुधिर बोले तो ब्लड, यानी ब्लड का पीएच मान कितना होता है मेरे दोस्त, तो याद रखें ब्लड का जो पीएच मान है वह 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आगे है लास्ट, तो लास्ट क्या है यहाँ पर, मानव शरीर। मानव शरीर कहने का क्या मतलब है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बात को समझे। मानव शरीर, और मानव शरीर बोले तो हमारी जो शरीर है उसकी पीएच मान कितना होता है, 7.0 से, इसका नाम हमसे भी बोल देते हैं, तो 7.0 से 7.4 के बीच किसकी पीएच मान होती है, तो हम मानव शरीर का जो है पीएच मान होती है 7.0 से 7.4 के बीच। मतलब मानव शरीर का पीएच मान क्षारीयता माध्यम में होनी चाहिए।
कौन सी माध्यम होनी चाहिए, या तो उदासीन हो तो है ना, तो क्षारीयता माध्यम में होनी चाहिए मानव शरीर का पीएच मान। तो मानव शरीर का पीएच मान कहाँ से कहाँ तक कहेंगे, 7.0 से 7.4 के बीच होती है। ओके, थोड़ा सा आप इसको याद, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी इस प्रकार से थोड़ा मोड़ा आपको हमारे शरीर का जो पीएच मान 7.0 से 7.4 के बीच होता है। और यहाँ पर मानव मूत्र का पीएच मान 7.3 होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, ठीक। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इतना को याद। हमारे जठर रस का पीएच मान जो है 1.2 होता है, नींबू रस का पीएच मान 2.2 होता है, ठीक है। उसके बाद सिरका का पीएच मान 2.4 से 3.4 के बीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, आसानी पूर्वक से रख सकते हैं, बहुत ही आसान है देखिए। और अम्ल वर्षा का 5.6 से कम, यानी थोड़ा सा, यानी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सारे के सारे को, ठीक है। आप चलिए अब हम यहाँ पर देखें, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का भी कुछ महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का भी कुछ महत्व है। देखिए कैसे महत्व है, तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, तो पीएच का महत्व किस प्रकार है वो थोड़ा सा देखें, जरा ध्यान दें। तो पीएच का महत्व किस प्रकार है वो थोड़ा सा ध्यान दें आप। देखिए कह रहा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये याद करना बहुत ही आसान है, जैसे इससे पहले बताए हो वही सब सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो पहला महत्व है कि दैनिक जीवन कहने का मतलब अभी जो फिलहाल में वर्तमान में जी रहे हैं वो वाला जीवन, ठीक है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है उसके बारे में समझे। तो कहता है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, मानव शरीर की पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच होती है। अभी हमने बताया कि हमारा जो शरीर का पीएच मान, हमारे शरीर अच्छा से काम कब करेगा, जब हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.4 के बीच होगा ना, तो हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करेगा, नहीं तो काम नहीं कर सकता। दूसरी बात, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। दूसरी बात क्या है, हमारे दैनिक जीवन में तो अम्ल वर्षा जो बारिश होती है, उस अम्ल वर्षा का जो अगर वो अम्लीय माध्यम में बदल जाती है तो उसकी पीएच मान कितना होना चाहिए, कहेंगे 5.6 से कम होना चाहिए। तो वही लिखा गया कि अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होती है। तीसरी बात, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत सड़ने लगता है। जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने लगेगा, आपके दांत गिरने लगेगा, सड़ कर क्या होगा, गिरने लगेगा। इसलिए हमारे शरीर का जो हमारे जो मुंह का जो पीएच मान है वह 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। इसलिए कहा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत सड़ने लगता है, मतलब दांत का क्षरण, मतलब दांत का क्षरण, आप कह सकते हैं क्षरण जो है वह होने लगता है, मतलब दांत सड़ने लगता है। ओके, चलिए अब यहाँ पर आगे देखिए और आगे क्या लिखा गया है इसके बारे में समझे थोड़ा सा। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है। हाँ मेरे दोस्त, यदि आपको फसल अच्छे से उगाना है, अगर आपको फसल अच्छे से चाहिए तो आपका पीएच स्केल की वहाँ पर पीएच स्केल जांच कर लेना चाहिए, पीएच की मात्रा को देख लेना चाहिए कि उसका जो है पीएच की मात्रा क्या है, ठीक है। इसलिए जांच लेने पर यह होगा कि आपका फसल आप किस प्रकार के उगाएंगे, किस प्रकार की फसल उगेगा, ये पता चल जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी की एक विशेष पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, ये महा VVI है मेरे दोस्त, इस बार भी पूछा हुआ है महा VVI। ये क्वेश्चन जो है आपका महा VVI है, ओके, इसको आप याद रखें। उसके बाद मधुमक्खी की डंक मेथेनोइक अम्ल, या इसी का नाम हम फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं। तो मधुमक्खी की जो डंक है वह मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन की अनुभव होती है, एवं डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से हमें आराम मिलती है। यानी जो मधुमक्खी के डंक हो तब या चींटी के डंक हो तब, ये सब जो है अपने डंक से क्या करती है, तो फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। और दर्द और जलन के अनुभव होता है तो उस पर क्या मिलाए कि, मतलब क्या लगाए कि ठीक हो जाए, तो कहता है बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल
दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से हमें आराम मिलता है। मतलब बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग आप करेंगे तो काटे गए स्थान पर तो आपका जो है आराम मिलेगा और ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इसलिए कहा मधुमक्खी की डंक मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण दर्द एवं जलन की अनुभव होती है एवं डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक, मतलब बेकिंग सोडा कैसा है, क्षारक है, लेकिन कैसा क्षारक है, कहा दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक के उपयोग से हमें आराम मिलती है। यहाँ पर आप इतना को लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट, यहाँ पर लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। कहा हमारा उदर बोले तो हमारी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl उत्पन्न करती है एवं उदर को बिना हानि पहुँचाए भोजन को पचाने में सहायक होती है। मतलब पेट को बिना हानि पहुँचाए जो है क्या होता है, तो भोजन को पचाने में सहायक होता है। कौन भोजन को पचाने में सहायक होता है, तो आप कहेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को पचाने में सहायक होता है और पेट को थोड़ा भी क्षति भी नहीं पहुंचती है, मतलब पेट को बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है। तो इसलिए कहा गया हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करती है एवं यह उदर को बिना हानि पहुंचाए भोजन को पचाने में सहायक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज रहा pH स्केल के बारे में और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप याद क्या क्या रखेंगे जो एग्ज़ाम में आना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर पदार्थ, ये वाला आप जरूर याद रखें, जितने सारे जो है यहाँ पर लिखा गया है आप जरूर से जरूर आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब जाकर एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा आपके। और pH स्केल का डिफिनीशन क्या होना चाहिए, pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्या अंकित होती है, इसको आप याद रखें, ठीक है। और pH स्केल का अपन फिगर जो है आप बना दीजिएगा, आपका फुल नंबर मिल जाएगा। यदि कभी कभी आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में pH स्केल क्या है दर्शाएं, तो थोड़ा सा आप फिगर उगर लिखकर आप दर्शा सकते हैं। यानी ये सब के सब क्वेश्चन जो था आपका VVI क्वेश्चन था, इसलिए पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है मेरे दोस्त। तो पढ़िए मन से और 2026 में अच्छे से रिजल्ट लाइए। और मेरे भाई हाँ, इस जो क्लास में प्रतिदिन जो है एक दिन वीडियो अपलोड, मतलब कि आप कह सकते हैं ये मतलब ये अल्टरनेट में वीडियो अपलोड होता है। एक दिन यदि ये साइंस का अपलोड होता है तो फिर कल मैथ का वीडियो अपलोड होगा, और साइंस और मैथ का वीडियो सब दिन इस चैनल पर अपलोड होती है, यानी हम ही अपलोड करते हैं और अच्छे से और समझाते हुए। तो यदि आपको मैथ कमज़ोर है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और मेरे भाई मेरे पढ़ाए गए बात यदि समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर अच्छे से पढ़े और अपने रिजल्ट को जो है बेहतर बनावे, ठीक है। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए मज़े से। और हाँ, एक बात याद रखिए, अल्टरनेट में आपका वीडियो मिलेगा, जैसे आज साइंस का मिला तो कल आपका मैथ के वीडियो मिलेगा, मैथ का कल मिल गया था परसों फिर साइंस का वीडियो मिलेगा। और मेरे भाई धीरे धीरे हम सारे के जो है समाप्त कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़िए मन से। ओके, धन्यवाद।